आरू अंडरवे के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है गाइस आरू अंडरवे, ठीक है। मेरा नाम है आर्यू एंड आज हम कवर करने वाले हैं मेट्राइसिस का सेकेंड लेक्चर, ठीक है। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है जो कि बेसिक्स ऑफ मेट्राइसिस है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के सारे टॉपिक्स, ठीक है। पहले बता दूं आरू अंडरवे के बारे में। आरू अंडरवे के ऊपर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि IMU सिलेबस के ऊपर फोकस करती है, जो 2026 बैच के लिए भी है, आने वाले 27 बैच 28 बैच को भी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा जो टेक साइड के सब्जेक्ट है जैसे नेविगेशन, इंजीनियरिंग, सीमेंशिप, इसकी भी आपको वीडियोस जल्दी अपलोड हो जाएंगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे रियल सी लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे डिस्कस होता है ना। और यहाँ पे जितने भी मरीनर्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस चैनल पे बिल्ड किया जाता है। तो भी जाके आरू अंडरवे को आपका क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फटाक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेट्राइसिस मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर, मेट्राइसिस का सेकेंड लेक्चर। इंडेक्स देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, उस रैंक की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। रैंक निकालने के जो तरीके हैं, एक है रो इचेलन फॉर्म, वो सीखेंगे आज, और एक और तरीका जो कि है PAQ फॉर्म, ठीक है, वो सीखेंगे आज हम। इन दोनों चीज़ पे फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। पहले बात करते हैं कि रैंक होती क्या है। तो ये सब तो जो लिखा हुआ है ये सब आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हो कि द रैंक इज अ मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स। सिंपल वर्ड में कि रैंक टेल अस हाउ मेनी इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। मैक्सिमम इंडिपेंडेंट रोज या फिर मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कॉलम जो है वो रैंक के बराबर होता है। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आएगा गाइस, लेकिन मैं बताता हूँ, देखो क्या है। मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ जैसे कि ये 2 4 0 0 1 2 0 0 4। ये मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं। क्या ये रो नॉन जीरो है? नहीं। क्या ये वाला रो नॉन जीरो है? नहीं। क्या ये वाला रो नॉन जीरो है? नहीं। तो 3 नॉन जीरो रोज है। क्या है इसमें? 3 नॉन जीरो रोज। तो इसका रैंक क्या हो गया इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया 3। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स अगर मैं कंसिडर करूं 2 1 2 4 2 4 0 0 0, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, ये जीरो रो है, मतलब ये वाला रो पूरा जीरो है। तो इसमें नॉन जीरो रो कितने हैं? इसमें नॉन जीरो रो है 2। तो ये 2 क्या हो गया? यही इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? रैंक हो गया, ठीक है। आगे हम और बात करेंगे रैंक के बारे में कि रैंक निकालते कैसे हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं रैंक के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, जिसका ऑर्डर हो m इंटू n, तो उसका जो रैंक है वो इन दोनों ऑर्डर के मिनिमम से लेस देन या उसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जिसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, इसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा इसके ऑर्डर के मिनिमम वैल्यू के। इसका ऑर्डर का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। तो ये रैंक दूसरा या लेस देन या इक्वल टू होगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक किसी मैट्रिक्स की तभी जीरो हो सकती है जब वो जीरो मैट्रिक्स हो। किसी भी जीरो मैट्रिक्स के लिए ही उसकी रैंक जीरो होगी। दिखा यहाँ पे क्या लिखा है कि रैंक इज इक्वल टू जीरो ओनली फॉर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ऑर्डर हो n×n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिस हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात किया था, तो रैंक n जो है उसका फुल रैंक हो गया। सपोज 2×2 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक है वो फुल रैंक के बराबर है, यही इसका फुल रैंक हो जाएगा। और इसके साथ एक और एडअप है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक है n वो नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका रैंक n होगा। इसका मतलब क्या है बताता हूँ, देखो। मतलब कि अगर रैंक n है तो वो नॉन सिंगुलर होगा, या फिर वाइस वर्सा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तब उसका रैंक n होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का, सपोज 2/2 मैट्रिक्स का, अगर रैंक n है, n मतलब 2, तो दिस इंप्लाइज कि वो नॉन सिंगुलर होगा।
और वाइस वर्सा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका रैंक n होगा। n मतलब क्या, जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 2, तो यही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ऑल्सो रैंक इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, रैंक इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, रैंक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रैंक कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखना है, ये कैलकुलेशन के समय या फिर एमसीक्यू के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक पहला मेथड है रो इचेलन फॉर्म, ठीक है, और एक मेथड है पीएक्यू फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक और मेथड है, जो कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों मेथड सिमिलर है, ठीक है, लेकिन दोनों अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो में हम रो इचेलन फॉर्म और पीएक्यू फॉर्म के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल फॉर्म जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रो इचेलन फॉर्म में क्या होता है कि मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड काउंट नॉन जीरो रोज, या फिर इसको हम पाइवट से बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। पीक्यू फॉर्म में क्या होता है कि यूज रो एंड कॉलम ऑपरेशंस टू ऑब्टेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें जो आर है, ये वाला आर, ये क्या हो गया हमारा, रैंक। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता क्या है। ठीक है, तीन ही वे से हम रो ऑपरेशन कर सकते हैं, ये याद रखना। पहला ये है कि हम कोई भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज रो 1 को रो 2 बना दिया, रो 2 को रो 1 बना दिया, ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा, किसी भी रो में कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज करके बताता हूँ, देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 2 4 6 3 2 2 2 1, एक मैट्रिक्स है। मैं पहला अगर ये बताऊं तो मैं रो इंटरचेंज कर रहा हूँ, R1 R2 रो इंटरचेंज किया तो मैट्रिक्स क्या आ गई, 6 3 2 2 2 4 2 2 1। पहला रो जो है वो दूसरा बन गया, दूसरा रो जो है वो पहला बन गया। और अगर मैं ये दूसरे वाले प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैं किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कोई नंबर। सपोज मैं R3 में मल्टीप्लाई करता हूँ 2, R3 इज इक्वल्स टू 2R3, मतलब R3 जो है वो 2 इंटू R3 हो जाएगा। तो पहले दो रो तो सेम ही रहेंगे, 6 3 2 2 2 4, ये पहले दो रो तो सेम ही है। अब थर्ड रो में हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 ज़ा 4, 4 एंड 2, थर्ड रो में 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एंड सबसे आखिरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रो में हम किसी दूसरे रो का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूँ, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 2 R2, तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, R1 के लिए कर रहा हूँ तो बाकी दो रो तो सेम ही रहेंगी। दूसरी रो क्या है 2 2 4, तीसरी क्या है 4 4 2, बदले की पहली रो। तो पहली रो में पहला एलिमेंट तो सेम रहेगा पहले रो का, और दूसरे रो के एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस R1 है तो R1 का 6 इज इक्वल्स टू 10। तो पहला क्या हो गया हमारा यहाँ पे 10। ऐसे ही R1 प्लस 2 R2 मतलब 3 प्लस 2 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 4, और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। वैसे ही 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 एंड प्लस 2 इज 10। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। और सिर्फ इन्हीं तीन प्रॉपर्टी में से ही यूज़ करके आपको सारे ऑपरेशन करने हैं, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए, रो के लिए, रो ऑपरेशंस के लिए। और यही सेम कॉलम ऑपरेशन के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, C1 आप किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर किसी कॉलम में स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 लिखो या फिर K लिखो, K मतलब कोई स्केलर ही होता है, ठीक है, K
C2। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कॉलम के लिए कि आप किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का स्केलर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी रो के लिए और यही सेम कॉलम के लिए, कॉलम ऑपरेशन के लिए। इसी एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से हम सारे ऑपरेशंस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको जो ऑपरेशन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात हम करते हैं कि रो इचेलन फॉर्म क्या होता है। तो कोई मैट्रिक्स रो इचेलन फॉर्म में तभी होगा जब ऑल जीरो रोज आर एट द बॉटम, सारे जीरो रोज एक बॉटम में होंगे। ईच लीडिंग एंट्री इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री अबव इट, ऑल एंट्रीज बिलो ईच लीडिंग एंट्री आर जीरो। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना कोई मैट्रिक्स में, सपोज मैंने मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे 1 2 4 0 2 3 0 0 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब जो जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। इसके नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। कोई भी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, रो इचेलन फॉर्म। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको। ये जो पाइवट है, पाइवट, ये आपके सिलेबस में या फिर आपके क्वेश्चंस में है नहीं। हम आगे बात करेंगे कि इसको इसका मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। ये एक टर्म है जो कि नॉन जीरो रो के किसी एलिमेंट को ये इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि कोई भी मैट्रिक्स को रो इचेलन फॉर्म में तभी बोलेंगे जब उसके डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही देखना है आपको। अभी रैंक कैसे निकालें, रो इचेलन फॉर्म से रैंक कैसे निकालें। तो अब हमारा मैट्रिक्स जो है वो रो इचेलन फॉर्म में तो है 6 3 2 0 1 1 0 0 0। इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसको ये रो इचेलन फॉर्म में तो है, ये तो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, ये रो इचेलन फॉर्म में है। तो एक बार जब मैट्रिक्स रो इचेलन फॉर्म में आ गया तब हम उसका रैंक देखते हैं, बिना इस फॉर्म में लाए हम उसका रैंक नहीं देखते। तो अब एक बार इस फॉर्म में है तो उसका रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एज सिंपल एज दैट। रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज कितने हैं, पहला ये एक नॉन जीरो है, दूसरा ये एक नॉन जीरो रो है, तीसरा ये जो है ये एक जीरो रो है क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट जो है वो जीरो है। तो ये एक जीरो थ्रो है, तो ये एक नॉन जीरो नहीं है। तो हमारे पास नॉन जीरो रोज कितने हैं, दो ही है। हमारे पास नॉन जीरो रोज कितने हैं, दो ही है। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक वो क्या हो गया, दो। एक और मेन चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि रैंक का डिनोशन क्या होता है। रैंक को हम डिनोट करते हैं रो से, रो जो हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं उस रो से हम डिनोट करते हैं रैंक। इसका रैंक क्या है, टू। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है इसका रैंक क्या है, टू। देयर आर टू नॉन जीरो रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं रो इचेलन फॉर्म का कि उसको कैसे सॉल्व करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, इस एग्जांपल से आप सबको समझ में आ जाए कि रो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, उसका रैंक कैसे निकालना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने इसको लिया है, इधर लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को, जो कि क्या है 1 2 3 2 4 7 3 6 10। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया है। अभी इसमें मैं अपना सबसे पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा जो कि क्या है, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1। पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है,
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लिख देता हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव है मेक एलिमेंट्स मेक एलिमेंट्स मेक एलिमेंट्स बिलो डायगोनल एलिमेंट 0। डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट क्या है, हमको 0 करना है। ठीक है, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस 2 को 0 करना है। क्या करना है? इस 2 को 0 करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस 2 को 0 करना है, मैं R2 में लगा रहा हूँ, तो बाकी R1 R3 सेम रहेगा। R1 एज इट इज लिख दो, 1 2 3। R3 भी लिख दो, 3 6 10। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा? R2 माइनस 2 R1। मतलब इसमें अगर देखो तो 2 माइनस 2 इंटू 2, 2 माइनस 1 2 इंटू 1, क्योंकि R2 माइनस 2 R1 है। तो इसका R2 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 R1, मतलब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 4 माइनस 2 2 4, ये भी हो गया हमारा 0। और ये आखिरी क्या होगा? 7 माइनस 2 इंटू 3 6। 7 माइनस 6 क्या हो गया? 1। तो हमारा पहला रो ऑपरेशन लग के एल जो मैट्रिक्स बन गया वो हो गया 1 2 3 0 0 1 3 6 10। ये लिखना है उससे पहले, ये सिंबल का मतलब है कि ये मैट्रिक्स हमारा आंसर में आया है रो ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। 1 2 3 0 0 1 3 10। ठीक है, पहला रो ऑपरेशन हमारा लग गया और डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट तो हमारा 0 आ गया। हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अभी मेरे को इस 3 को भी 0 करना है और इस 6 को भी 0 करना है। ये दोनों 0 होंगे तब जाके मेरा पूरा डायगोनल के नीचे जो सारे है वो 0 हो जाएंगे। अब 3 को 0 करने के लिए मैं वही करूँगा जो मैंने अभी किया, R3 माइनस 3 R1, कि 3 - 3 = 3 0 हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट। तो वापस 1 2 3 ऐसे लिख दिया, 0 0 1 ऐसे लिख दिया, क्योंकि R1 R2 को छेड़ना है नहीं, R3 में लगा रहे हैं हम ऑपरेशन। तो 3 - 3 = 3, 3 - 3 क्या हो गया? 0। वैसे 6 माइनस 2 3 = 6, 6 - 6 0। और 10 - 3 3 = 9, 10 - 9 क्या हो गया? 1। हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या आ गया? ये वाला। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट ये हो गए। इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अगर आप अभी रैंक निकालो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? तीनों ही नॉन जीरो है, क्योंकि कोई भी रो पूरे तरीके से जीरो है नहीं। तो तीनों ही नॉन जीरो रोज हो गए, मतलब हमारा रैंक आ गया 3। बट यहाँ पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हमको तब तक रो एलिमिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है जब तक कोई भी और एलिमेंट जीरो नहीं हो रहा, या फिर कोई भी और ऑपरेशन लग के कोई भी एक और रो जीरो नहीं हो रहा। बताता हूँ, जैसे कि मैं इसके बाद और क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ कि मेरा कोई एक रो जीरो हो जाए। पहले मैं इस मैट्रिक्स को आगे लिख देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। अब इसमें मैं क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि मेरा एक और रो जो है वो पूरी तरीके से जीरो आ गया। अब देख सकते हो कि ये वाला रो और ये वाला रो पूरी तरीके से आइडेंटिकल है, पूरा पूरा सेम है। तो अगर मैं इस रो को इस रो से मैच कर दूं या इस रो को इस रो से मैच कर दूं, कुछ भी कर दूं, मेरा कोई एक तो रो पूरे तरीके से जीरो आ जाएगा। वही कर रहा हूँ। R3 को क्या कर रहा हूँ? R3 को क्या कर रहा हूँ मैं? R3 - R2 कर दे रहा हूँ।
हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, R1 R2 तो सेम ही रहेगा, 1 2 3 0 0 1, और R3 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 0 0। अब इससे आगे और कुछ मैं कर सकता हूँ क्या, नहीं। और कोई एलिमेंट तो बना सकता हूँ क्या, और कोई ऑपरेशन लगा के, नहीं कर सकते हम, क्योंकि और कुछ आप करने जाओगे तो ये ज़ीरो जो है वो बिगड़ जाएगा, या तो फिर यहाँ कुछ और बिगड़ जाएगा, तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो और ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आप ट्राई करके देख सकते हो, और कोई रो एलिमेशन लगाने जाओगे तो मैट्रिक्स बिगड़ जाएगा, और आप कोई भी जो अ, आपको रो रैंक में कन्वर्ट करना है वो आप कर नहीं पाओगे। तो हमारा जो है यहीं पे हम एंड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद और कुछ हम लगा नहीं सकते रो ऑपरेशन। तो अब ये हमारा फाइनल रो इचेलन फॉर्म में आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि ये रो इचेलन फॉर्म में है, क्योंकि हम और कुछ आगे कर भी नहीं सकते, और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो हमारा अब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, दो, एक दो, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से जीरो हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दो हैं, नॉन जीरो रोज दो हैं। तो मैट्रिक्स का जो रैंक वो क्या हो गया, दो हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से आपको रैंक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम रैंक बनाने बताने का, और इससे मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रैंक कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम 3/4 मैट्रिक्स लिए हैं, क्योंकि इसमें रो 3 है। ठीक है, 3 रो है और 4 कॉलम है, तो ये क्या है, 3/4 मैट्रिक्स है। इसको हम रो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमको क्या करना है कि डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो करने हैं। इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल हो गया, मतलब ये 3 2 और ये वाला 3 तीनों जीरो होने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव पता चल गया हमको। अब हम किस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं कि जो ये एलिमेंट्स है वो जीरो आ जाए, एज सिंपल एज दैट। हमको ये, अगर इस 3 को जीरो करना है, अगर इस 3 को जीरो करना है, तो अगर हमको इस 3 को जीरो करना है तो हम वही करेंगे, 3 - इससे क्या माइनस करें कि 3 जीरो आ जाए, तो 3 कैसे लाएंगे, 1 × 3 कर देंगे। तो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाते हैं, R2 = R2 - 3R1। ठीक है, अभी R2 कर रहे हैं तो बाकी सब तो सेम रहेगा, R1 पूरा सेम, 1 1 1 1। ठीक है, R2 छोड़ देते हैं, R3 क्या हो गया, 2 3 4 0, ये हो गया R3। ठीक है, अब R2 क्या है, R2 - 3R1। R2 - 3R1 मतलब 3 - 3 × R1 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 1। 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ क्या हो गया, 0। वैसे ही 4 - 4 पंजा, नहीं, 4 - 3 × 1 मतलब 3, 4 - 3 1। वैसे ही 5 - 3 × 1 3, 5 - 3 क्या हो गया, 2। वैसे ही 2 - 3 1 से 3, 2 - 3 क्या हो गया, -1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया हमारा। पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमारा एक एलिमेंट तो जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमको ये दो को भी जीरो लाना है, तो हम एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो कि है R3 जो है वो R3 - 2R1 हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूँ, देखो अभी R3 में कर रहे हैं तो R1 R2 तो सेम ही रहेगा, तो R1 को वैसे लिख दो, 1 1 1 1। R2 क्या है, 0 1 2 -1। अभी R3 - 2R1 है, R3 - 2R1, तो 2 - 2 मतलब 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 - 2 × 1 क्या हो गया, 0, क्योंकि R3 - 2 × R1, 2 - 2 × 1 2, जो कि हो जाएगा 0। सिमिलरली 3 - 2 × 1 2, जो कि हो जाएगा 1। वैसे ही 4 - 2 1 सा 2, 4 - 2 हो जाएगा 2, और आखिरी में क्या हो जाएगा, 0 - 2 1 सा 2, 0 - 2 1 सा 2 क्या हो जाएगा, -2। एज सिंपल एज दैट। हमारा मैट्रिक्स दो
रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमारा मैट्रिक्स आ गया ये 1 1 1 1 0 1 2 माइनस 0 1 2 -1 0 1 2 -2। ठीक है, अभी हमारा जो रो है उसको जीरो करने के लिए, रो के नीचे जीरो करने के लिए एक एलिमेंट बच रहा है 1, हमको उसको भी जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ कि ये दो रो आइडेंटिकल लग रहे हैं हल्के हल्के, तो मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ क्या? तो अब मैं इस मैट्रिक्स को पहले नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ पहले। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया? 1 1 1 1 0 1 2 -1 0 1 2 -2 1 1 1 1 क्या है यहाँ पे? 1 1 1 1 0 1 2 -1 0 1 2 -1 की -2। लेट मी क्लियर इट। वही अनुराग इधर आना, इधर आना। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसे हमने लगाया R3 -2R1। R3 - 2R1। इसका लास्ट एलिमेंट को देख, 0 -2 1 2, लास्ट एलिमेंट के लेकर 0 -2 हाँ -2 आएगा। -2 आएगा ना? पक्का? हाँ इसमें -1 लिखा तो गलत है ना ये? हाँ। ठीक है, इधर बोले तो गलती है। 2 2 हाँ -2 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें और क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि ये भी जीरो हो जाए? लगा सकता हूँ क्या? मैं देखता हूँ पहले इस मैट्रिक्स को मैं इधर लिख देता हूँ, जो क्या है 1 1 1 1 0 1 2 -1 0 1 2 -2 1 1 1 1 0 1 2 -1 0 1 2 -2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 1 1 1 0 1 2 -2 0 1 2 -2, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, -1। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं R3 में से R1 को घटा सकता हूँ। R3 में से R3 क्या हो जाएगा? R3 -R2, क्योंकि इस 1 में से 1 अगर मैं माइनस करूँगा तो 0, 2 में से 2 माइनस करूँगा तो 0, ऐसे मेरा 1 भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो मेरा मैट्रिक्स क्या आएगा इसके बाद? अगर मैंने ये लगाया तो रो 1 और रो 2 तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ सारा 1 आ गया। रो 2 क्या हो गया? 0 1 2 -1, और रो 3 क्या हो गया? ये 0 1 -1 0 2 -2 0। अब -2 माइनस ऑफ -1 मतलब -2 +1 मतलब हो जाएगा -1। तुम्हारा आखिरी एलिमेंट क्या आ गया? -1। तो हमारा ये क्या हो गया? वो रोइचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हमको देखना पड़ेगा अभी कि इसके आगे हम कुछ लगा सकते हैं कि नहीं। यही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही मैट्रिक्स आगे लिखा हुआ है। अभी इसके आगे हम क्या और ऑपरेशन लगाएं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो देखते हैं हम। तो ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा गाइस कि इसके आगे मैं क्या रो ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो क्लियरली मैं तो नहीं देख पा रहा कि इसके आगे आप हम कुछ और रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं इसको इससे माइनस करूँ, सपोज अगर मेरे को ये जीरो बनाना है, अगर मेरे को पूरा रो जीरो बनाना है तो मेरे को ये जीरो बनाना पड़ेगा। अब इस 1 को जीरो बनाने के लिए मेरे को इस 1 से माइनस करना पड़ेगा। अब मैं R3 -R1 करूंगा तो 0 -1 तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। मतलब ये पूरा रो जो हमने जीरो बनाया है सब पूरा बकवास हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं और कोई रो ऑपरेशन लगाऊं। रास्ता खत्म, नो मोर रो ऑपरेशन, नो मोर रो ऑपरेशन।
कैन बी डन, कैन बी डन, एज सिंपल इज दैट। हमारा मैट्रिक्स आखिरी में क्या आ गया, यही आ गया। अब इसके आगे हम और कोई रो ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, तो अब सिंपली हमको इसी मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा कि कितने नॉन जीरो रोज है। कितने नॉन जीरो रोज है, 1 2 3। हमारा जो रैंक है वो सिंपली क्या आ गया, 3। रैंक जिसको हम रोज डिनोट करते हैं वो क्या गया हमारा, 3। तो ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। रैंक हमारा क्या आ गया, 3। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल लगाने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे किसी मैट्रिक्स को रो एचेलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। मैं आपका यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ कि रो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू रो एचेलन फॉर्म एलिमेंट्स below diagonal will be 0। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ट्राई टू मेक as many rows possible to 0 रो। पॉसिबल है तो जितना रो 0 बन रहा है उसको 0 बना दो। आखिरी में क्या है कि अगर कुछ नहीं बन रहा तो आखिरी में नॉन जीरो रोज जो है, नॉन जीरो रोज जो है वही आपका क्या हो गया, रैंक, ठीक है। ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे रो एचेलन फॉर्म के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से रो एचेलन फॉर्म के दो एग्जांपल्स मैंने कराए, आपको समझ में आ गया होगा कैसे उसको कन्वर्ट करना है रो एचेलन फॉर्म में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएक्यू फॉर्म के बारे में कि पीएक्यू फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है और उसमें कैसे रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करेंगे कि पीएक्यू फॉर्म कैसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने मैंने स्टेप्स लिख रखा है कि पीएक्यू फॉर्म सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए दिया है एम इंटू एन ऑर्डर का, तो उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में आई एम इंटू एम, फिर मैट्रिक्स ए, फिर मैट्रिक्स आई एन इंटू एम। अभी अभी इस पूरे इक्वेशन को हमको लिखना पड़ेगा। मैं आगे लिख के दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। इस पूरे इक्वेशन को पहले लिखो एज इट इज, ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या है कि एवरी रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स ए विल ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन आई एम इंटू एम। मतलब इस मैट्रिक्स में हम कुछ भी अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमको इसमें भी करना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम। ये दोनों को छेड़ना नहीं है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। और अगर कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड एवरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन आई एन इंटू एन। मतलब इसी मैट्रिक्स ए पे अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो इस मैट्रिक्स पे भी सेम ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और उस टाइम पे इस आई को और इस ए को एज इट इज रखना है, छेड़ना नहीं है। या आगे हम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेप 3 क्या है कि मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कन्वर्ट मैट्रिक्स ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैट्रिक्स ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मतलब ये वाला मैट्रिक्स को हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स पी। और आई एन इंटू एन, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये आखिरी वाला, इसको हम नाम दे देंगे क्या, क्यू। हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, क्यू और पी। अब हम रैंक कैसे निकालेंगे। स्टेप 4 क्या है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द रैंक, ठीक है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है हमारी उसका जो ऑर्डर रहेगा, सपोज 3x3 की मैट्रिक्स बनी है या फिर 2x2 की बनी है, तो उसका रैंक क्या हो गया, 3, या फिर उसका रैंक क्या हो गया,
टू, वॉट एवर, जो भी उसका ऑर्डर रहेगा। और लास्ट स्टेप क्या है कि अगर उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछे, ये जो मैट्रिक्स दिया है ए, इसका अगर इन्वर्स पूछे, ए इन्वर्स, तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे क्यू इंटू पी से, मैट्रिक्स क्यू इंटू मैट्रिक्स पी। क्यू पी यहाँ से हमने निकाला, ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्यू इंटू पी। याद रखना क्यू इंटू पी करने से ही आएगा, पी इंटू क्यू नहीं करना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पी ए क्यू पे, देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस अब हम सॉल्व करने वाले हैं पी क्यू फॉर्म से क्वेश्चन, जो कि लिखा है कि फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू आई, वेयर आई इज यूनिक मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। तो हमको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पी क्यू फॉर्म से ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल्स टू आई क्वेश्चन ही दे दिया है, मतलब हमको पी क्यू फॉर्म ही लगाना है। अब लगाएंगे कैसे ये देखते हैं। हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था, हमने पहला स्टेप पे पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको हमें इस इक्वेशन में लाना है, वो हमें इस इक्वेशन में लाना है, ठीक है, इस इक्वेशन में लाना है। अभी इस मैट्रिक्स को सेम ही लिखना है, ए मैट्रिक्स को सेम ही लिखना है, 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 0 माइनस 1। ए मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया इज इक्वल्स टू, अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3/3, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया n। तो हमको क्या लिखना है, आई मैट्रिक्स लिखना है m इंटू एम का। m इंटू एम क्या हो गया, m इंटू एम क्या हो गया 3/3, n इंटू एन भी क्या हो गया 3/3। तो हमको 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए की जगह ए लिखना है, और फिर से 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इक्वेशन हमने लिख दिया, इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है। हमने इस इक्वेशन में लिख दिया, इस इक्वेशन में लिख दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अब, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, किसको, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ठीक है। नहीं, ये लगाया, R1 में लगा रहा हूँ तो 2 3 कॉलम सेम ही रहेगा, 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। अभी R1 माइनस R2 है, तो मतलब 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 मतलब 0, 4 माइनस 4 मतलब 0। अभी मैंने बताया था कि अगर R इसमें लगा रहे हैं तो R इसमें भी लगाना है, अगर इसमें C लगा रहे हैं तब इसमें C लगाना है, ठीक है। हमने पहले मैट्रिक्स में R लगाया, हमने पहले मैट्रिक्स में R लगाया, तो हमको पहले मैट्रिक्स में R लगाना होगा, बाकी दोनों एज इट इज रहेगा, बाकी दोनों को चेंज नहीं करना, ठीक है। बाकी दोनों हम एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें वही सेम लगाना है, वही सेम मतलब क्या, यही ऑपरेशन लगाना है। R2 R3 सेम रहेगा तो लिख देते हैं 0 1 0 0 0 1। अभी R1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, और 0 माइनस 0 मतलब 0, ठीक है। ये आ गया। अब मैं लगाता हूँ दूसरा रो ऑपरेशन, ठीक है। दूसरा रो ऑपरेशन क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। ये लगाने के बाद मेरा मैट्रिक्स ए क्या आएगा,
इज इक्वल्स टू, पहला मैट्रिक्स में भी सेम ही लगेगा क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी R2 में लगा रहे हैं तो पहला सेम ही रहेगा, 1 0 0 0 -1 1। अभी R2 -2 R1 है, R2 -2 R1, 2 -2 1 2 मतलब 2 -2 मतलब 0। अभी -3 -0 मतलब ये -3 ही रहेगा, क्या रहेगा, ये -3 ही रहेगा। 4 -0 मतलब ये 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 ही रहेगा। इसका भी पहला रो सेम रहेगा, 1 -1 0 0 0 1। अभी 0 -2 1 2 0 -2 मतलब -2 हो जाएगा ये, 1 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 0 माइनस जो भी है ये 0 0 0 ही हो जाएगा। तो हम दो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए और दोनों लगाने के बाद ये आया इक्वेशन पूरा हमारा। ठीक है, एक चीज़ हमने ध्यान दिया कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में रो लगा रहा हूँ तो मैं इस मैट्रिक्स में भी रो लगाऊंगा और ये दोनों सेम रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस मैट्रिक्स में कॉलम लगाऊंगा तब मैं इस मैट्रिक्स में कॉलम लगाऊंगा और ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अभी आगे हम कॉलम भी लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, कॉलम लगता है तो कहाँ चेंज होता है, क्या चेंज होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं इधर लिख देता हूँ पहले कहीं पे, नेक्स्ट पेज में। 1 0 0 0 -3 4 0 -1 1 is equals to 1 -1 0 1 -1 0 -2 3 0 0 0 1। ठीक है, एक ही जगह ए ही रहेगा और यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। ठीक है, अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लाऊंगा तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का चांस है। 1 लाने के लिए मैं C3 और C4 को जोड़ूंगा, C3 और C4 नहीं सॉरी, C2 और C3, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को मैं जोड़ूंगा, तब जाके -3 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, -1 था, माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा, -1 था। अब मैं लगाता हूँ C3 इक्वल्स टू C3 + C2, तो मेरा क्या मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, पहला मैट्रिक्स सेम होगा इस बार क्योंकि हम लोग कॉलम लगा रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स को नहीं छेड़ेंगे। तो ये 1 -1 0 -2 3 0 0 0 1, ये सेम रहेगा, ए तो हमेशा सेम ही रहता है और आखिरी मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। अभी C3 में कर रहे हैं तो पहला दो रो सेम, पहला दो कॉलम सेम ही रहेगा, तो 1 0 0 0 -3 -1। अभी C3 + C2 कर रहे हैं तो 0 + 0 0 4 + 4 -3 मतलब 1 और 1 -1 मतलब 0। ठीक है, 4 -3 मतलब 1 और 1 -1 मतलब 0। आ जाते हैं इसमें, इसका भी पहला दो रो सेम ही रहेगा, कॉलम सॉरी पहला दो कॉलम सेम ही रहेगा, तो 1 0 0 0 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 1 1। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, -3 की जगह 1 चाहिए, मेरे को ये वाला 1 अगर मेरे को यहाँ चाहिए तो मैं दोनों कॉलम को एक्सचेंज कर सकता हूँ, हमने पढ़ा था।
तो मैं क्या करता हूँ, C2 को एक्सचेंज कर देता हूँ C3 से, मतलब C2 की जगह C3 आ जाएगा, C3 की जगह C2 आ जाएगा। पहला तो सेम ही रहेगा, हमने पढ़ा था, पहला सेम ही रहेगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 -3 -1। ठीक है, कॉलम है तो पहला रो इसका भी सेम ही रहेगा, रो बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स एज इट इज सेम ही रहेगा, पहला मैट्रिक्स। तो 1 -1 0 -2 3 0। ठीक है, ये 3 है, ठीक है, 3 और 0 0 1। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, और इसका भी दूसरा तीसरा कॉलम एक्सचेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ, C3 इज इक्वल्स टू C3 माइनस 3C2, C3 इज इक्वल्स टू C3 C3 प्लस 3C2। मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि मैं तीसरे कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मेरा यहाँ 0 हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, कॉलम 3 में करना है तो पहला दो सेम वापस 1 0 0 0 1 0। अभी 0 प्लस 3 0 का 0 मतलब 0 ही रहेगा, -3 प्लस 3 1 जा 3, -3 प्लस 3 क्या 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब -1 प्लस जो भी है तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, -1। अभी कॉलम है तो ये मैट्रिक्स एज इट इज सेम, 1 -1 0 -2 3 0 0 0 1, ए सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी पहला दूसरा कॉलम भी सेम ही रहेगा इसका, 0 1 1। अभी क्या है, ये क्या हो जाएगा, 0 4 3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 4 3। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। 3 प्लस 3 1 प्लस 3 3 मतलब 4, और 0 प्लस 3 मतलब 3। यहाँ तक सही है। अब मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मेरे को यहाँ -1 की जगह 1 चाहिए। मैं क्या लगाऊं कि यहाँ -1 की जगह 1 आ जाए। सिमिलरली मैं कॉलम 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉलम 3 को -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब क्या, 3 -1 ऑफ C3 हो जाएगा। ये करने से क्या आएगा, 1 0 0। पहला कॉलम तो सेम ही रहेगा, दूसरा कॉलम भी सेम ही रहेगा, तीसरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो -1 है +1 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा, 1 -1 0 -2 3 0 0 0 1 ए, यहाँ भी सेम ही रहेगा, 1 0 0 0 1 1। और आखिरी कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 -4 -3। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि मेरा ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये जो मैट्रिक्स है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यही मुझे चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, मैं इस पहले मैट्रिक्स को बोल दूंगा P। पहला मैट्रिक्स जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बन गया, P। और दूसरा मैट्रिक्स जो भी है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बन गया, Q। अभी हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है
I3 मैट्रिक्स, या क्या बोल लो I3/3 मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, मतलब मेरा मैट्रिक्स ए जो है, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। मेरा जो मैट्रिक्स ए है, मैं इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ, पूरा इक्वेशन को, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो कुछ तो क्या आ गया, 1 -1 0 1 -1 0 -2 3 0 -2 3 0 0 0 1 0 1। ए वैसे ही रहा, और यहाँ पे क्या आ गया आखिरी में, 1 0 0 0 1 -4 0 1 -3, ठीक है। ये आ गया। अभी जैसे ही मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, वैसे इसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I3/3 का मैट्रिक्स है, या फिर I3 भी लिख लो, एक ही बात हुआ। अब इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर हो वही हो गया हमारा रैंक। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं रैंक इतना ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गया, 0 3। ये हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने निकालना था। एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, रैंक, ठीक है। अब मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कहीं पे, रैंक क्या आया, रैंक आ गया 3, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ मैं। हमें क्या बताया, जैसे ही मेरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वैसे ही पहले मैट्रिक्स को मैं बोल दूंगा P, और दूसरे मैट्रिक्स को बोल दूंगा Q। अब मुझे ए इनवर्स भी पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू पी। याद रखना Q इंटू पी, पी इंटू क्यू कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं करना। क्या करना है, Q इंटू पी। अभी Q इंटू पी कैसे करेंगे, 1 0 0 0 1 -4 0 1 -3, ये हो गया Q इंटू पी। क्या है, 1 -1 0 -2 3 0 0 0 -1। मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अब रो इंटू कॉलम करते हैं ना, पहले रो का पहले कॉलम से, तो 1 1 जा 1 +0 +0, सिमिलरली -1 +0 +0, और 0 +0 +0, ठीक है। सिमिलरली दूसरे रो का पहले कॉलम से 1 0 से 0 1 0 0 -2 1 जा -2, और -4 0 से 0 +0, वैसे ही 0 +1 3 जा 3 +0, सिमिलरली यहाँ पे 0 +0 -4। अभी तीसरे रो का पहले कॉलम से होगा, 0 +-2 +0, सिमिलरली 0 +3 +0, और लास्ट का 0 +0 -3। तो हमारा ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ,
हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आंसर सबसे पहले हमको रैंक निकालना था, रैंक वो आ गया हमारा 3। और दूसरा निकालना था ए इनवर्स, वो क्या आ गया हमारा? ये 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। तुमने दोनों चीजें निकाल ली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पीएक्यू फॉर्म सॉल्व करने का आपको सारा तरीका आ गया कि कैसे इक्वेशन लिखते हैं, कैसे पीएक्यू फॉर्म बनाते हैं, कैसे उसको अल्टरनेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ए इनवर्स निकालते हैं क्यू इंटू पी करके। पी इंटू क्यू नहीं करना है, क्या करना है? क्यू इंटू पी, ठीक है। आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, स्टेप्स वापस दिखा दे रहा हूँ। ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है, फिर ये सारे स्टेप्स लगाते जाने हैं। ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है पीएक्यू फॉर्म सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको रोइसलन फॉर्म भी बता दिया, पीएक्यू फॉर्म का भी मैंने क्वेश्चन करा दिया। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म कैसे सॉल्व करना है और रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है। लेकिन जाने से पहले हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। तो आइए हम थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन रोइसलन फॉर्म। मतलब कैसा कंडीशन है जो कि नॉट रिक्वायर्ड रोइसलन फॉर्म के लिए। तो पहला क्या है कि ऑल 0 रोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ये होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या है? द लीडिंग एंट्री ऑफ एनी नॉन जीरो रो, कोई भी नॉन जीरो रो का जो लीडिंग एंट्री है इस द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री, वो राइट में होना चाहिए लीडिंग एंट्री ऑफ रो अबव इट। तो हाँ, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, हमने देखा रोइसलन फॉर्म में, ये भी सही है। तीसरा क्या है? ऑल लीडिंग एंट्रीज मस्ट बी एग्जैक्टली नंबर 1। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी लीडिंग एंट्री 1 ही होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। और आखिर क्या है कि ऑल एंट्रीज इन द कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर 0। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर 0। तो हाँ, ये भी सही है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन जो है जो कि रिक्वायर नहीं है किसी मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑल लीडिंग एंट्रीज मस्ट बी एग्जैक्टली द नंबर 1, ऐसा ज़रूरी है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। दूसरा एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है? बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका रो एचेलॉन फॉर्म क्या है? जीरो मैट्रिक्स नहीं, जीरो मैट्रिक्स कभी भी रो एचेलॉन फॉर्म नहीं होता। जीरो मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी नहीं। इट इज ऑलरेडी इन रो एचेलॉन फॉर्म, ये सही है। ये क्यों सही है? कि आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, ये तो ऑलरेडी रो एचेलॉन फॉर्म में है। और आखिरी क्या है? ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद 0 ऑन डायगोनल, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी रो एचेलॉन फॉर्म में ही है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन अ मैट्रिक्स रेड्यूस टू रो एचेलॉन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज डिटरमाइंस द, तो कोई भी मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है अगर, तो उसका नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या बताता है? अभी हमने पढ़ा, क्या बताता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एचेलॉन फॉर्म क्या बताता है? रैंक। डेफिनेशन ही रैंक का वही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ रो एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन कन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स टू रो एचेलॉन फॉर्म व्हिच ऑफ द ऑपरेशंस इज जनरली नॉट यूज्ड। कोई मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन हम यूज नहीं करते हैं? एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, हाँ ये तो करते हैं, अभी हमने किया भी था, ठीक है, ये तो सही है। इंटरचेंजिंग टू रोज, ये भी करते हैं। मल्टीप्लाइंग रो बाय नॉन जीरो स्केलर, ये भी करते हैं। डिवाइडिंग अ कॉलम बाय अ स्केलर, किसी कॉलम को स्केलर से डिवाइड हम नहीं करते हैं, ये ऑपरेशन हम यूज नहीं करते हैं रो इचलन फॉर्म में, क्योंकि ये तो कॉलम ऑपरेशन हो गया। रो इचलन फॉर्म में सिर्फ रो का ही ऑपरेशन करते हैं, ये तो कॉलम ऑपरेशन हो गया, सीधी बात।
तो हमारा आंसर हो गया डी, कि ये ऑपरेशन हम यूज नहीं करते रो इचेलन फॉर्म में। ठीक है, बहुत इजी एमसीक्यू, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन ax is equals to b where argumented matrix इतना is in a row echelon form, proof appears इतना where k is not equal to 0, system has unique solution and finite solution। तो गाइस ये वाला जो एमसीक्यू है, इसके लिए मेरे को आपको सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस इक्वेशन अलग से एक लेक्चर है वो सिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद पढ़ेंगे जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ए ऑफ रैंक आर कैन बी रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म इतना, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स को अगर हमको पी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कि सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएं, सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाएं, कि दोनों लगाएं, या ट्रांसफर ऑप्शन ऑपरेशन लगाएं? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि पी ए क्यू फॉर्म में रो या कॉलम बोथ दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन वही रो इचलन फॉर्म में सिर्फ हमको रो ऑपरेशन ही लगाना है, रो ऑपरेशन लगाना है। पी के फॉर्म में बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशन हमको लगाना होता है। तुम्हारा ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पी क्यू फॉर्म, इन अ पी क्यू नॉर्मल फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट डज मैट्रिसेस पी एंड क्यू रिप्रेजेंट? मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैट्रिक्स पी और क्यू एलिमेंट्री आइगन वेक्टर मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करता है क्या? ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है। जरूरी नहीं कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो और जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, कहीं भी ऐसा मेंशन है नहीं। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो पी और क्यू पहली बात तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस बनेंगे, और दूसरी बात वो नॉन सिंगुलर एलिमेंट्री मैट्रिसेस बनेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है एम इंटू एन ऑर्डर का, जिसका रैंक आर है, उसको पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई मैट्रिक्स ए है एम इंटू एन ऑर्डर का जिसका रैंक आ रहा है, उसको हमने पी ए क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसका ऑर्डर होगा आर इंटू आर, क्योंकि आर मैट्रिक्स बन रही है हमारी, और आर जो है वही तो रैंक है। आर क्या है? रैंक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा? आर इंटू आर मैट्रिक्स का होगा। एज सिंपल एज दैट, हमने भी देखा। मतलब अगर रैंक 3 है, वही रैंक अगर 3 है, तुम्हारी आई क्या होनी चाहिए? 3/3 मैट्रिक्स की। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2 एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग अ मैट्रिक्स टू पीएक्यू नॉर्मल फॉर्म? अभी पर्पस क्या है किसी मैट्रिक्स को पीएक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का? टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसा करना के लिए पर्पस है क्या? आइगन वैल्यू फाइंड करने का पर्पस है क्या? ऐसा तो है नहीं, आइगन वैल्यू कहीं मेंशन किया नहीं मैंने। रैंक निकालने का है क्या? हाँ, रैंक निकालते हैं हम पीएक्यू फॉर्म से। होमोजेनस इक्वेशन निकालना है क्या? नहीं। इनवर्स निकालना है क्या? इनवर्स भी निकाल सकते हैं, पर पीएक्यू फॉर्म डायरेक्टली इनवर्स के लिए हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो मोस्ट जेनरिक आंसर है रैंक निकालना, कि हम पीक्यू फॉर्म से क्या करते हैं, तो इजीली डिटरमाइन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और हमारा आखिरी एमसीक्यू क्या बोलता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है? एन, व्हाट विल बी इट्स पीक्यू नॉर्मल फॉर्म? उसका पीक्यू नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स तो होगा नहीं पहली बात, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उसको हम पी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका ऑर्डर एन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा पहले बात। तो पी के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा ए बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर एन था, तुम्हारा इसका ऑर्डर भी एन हो जाएगा।
तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आई एन। तुम्हारा ये ऑप्शन सही हो गया। तीसरा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं बिल्कुल नहीं। चौथा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डायगोनल मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट एंट्रीज, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया है, ऐसा जरूरी भी नहीं है। हमारा मोस्ट जेनरिक आंसर इसमें भी यही है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एन, उसको हम पी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका जिसका ऑर्डर क्या होगा, आई आर। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो में हमारा लेक्चर 2 खत्म हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हमारा लेक्चर 2 ओवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में और रैंक नलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आर वंडरवे। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और इस कोड के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, स्टे क्यूरियस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।